फोटोग्राफर महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू महाराष्ट्र विधानसभा की आमदारांचा शपथविधी, अध्यक्षांची निवड, सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव ह्या सगळ्या गोष्टी होती आणि आपल्या सर्वांना कल्पना आहे अधिवेशन की शुरुआत होनी है। उद्याच्या इस दौरान विश्वास मत का प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। शिवसेनेचे आमदार पूर्ण विश्वास आहे महाराष्ट्रातल्या जनतेने ज्या एका विश्वासाने, अपेक्षेने आणि आशेने यांना निवडून दिलेलं आहे। समोर कोण होते, काय होते, कशी लढाई झाली सगळ्यांना माहिती आहे। तर त्या सर्व मतदारांची आशा, अपेक्षा आणि विश्वास हे सार्थ ठरवतील आणि सत्ता असो वा नसो आम्ही महाराष्ट्राला न्याय मिळवून देऊ या जिद्दीने आणि विश्वासाने काम करतील। मला वाटतं बाकी सगळ्या घडामोडी आपल्या डोळ्यादेखत घडत आहेत। जनता के विश्वास पर खरा उतरना हमारी जवाबदारी है। आपल्या मनात जर काही नेमके प्रश्न असले तर विचारा, मी त्याला उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो। जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए जो हमें उसका जवाब देना है। विरोधी पक्षात बसणार का त्याच्यावरती उत्तर माझं, विधानसभेचे अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचे असतील, कोण असतील त्याच्यावरती ठरवलं जाईल। पेक्षा विपक्ष में बैठना हमें जरूरी लगता है। हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणारी ताकद ही वाढायला लागलेली आहे। त्याची शक्ती यावेळेला आपल्याला या निवडणुकीत दिसलेली आहे। इन चुनावों में हमें पता चला शक्ती वाढत असताना हिंदुत्ववादी शक्ती त्याच्यामध्ये विभाजन होऊ नये ही आज सुद्धा शिवसेनेची भूमिका आहे। आज तक शिवसेना ने हिंदुत्ववादी सोच को लेकर बीजेपी का साथ दिया। जाहीर केलेला आहे। या देशामध्ये भगवा आतंकवाद हा शब्द मला वाटतं शरद पवार यांनी पहिल्यांदा जन्माला घातला। हम नहीं चाहते थे कि हिंदुत्ववादी ताकत वाली दो पार्टियों में कभी विभाजन हो। राष्ट्रवादीचे आमदार आणि सगळे कार्यकर्ते होते। या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा जर का भाजप प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष घेणार असेल आणि भगवा राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन अगर बीजेपी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लेने वाली है तो शिवसेना इसका विरोध करेगी और हम विरोध में बैठने के लिए तैयार हैं। हिंदूंसाठी जो काही लढा आरंभलेला आहे त्यांना न्याय हक्क देण्यासाठी जे कष्ट शिवसैनिक घेत आहेत तो आमचा लढा आम्ही चालू ठेवू। मी तुम्हाला हेच सांगितलेलं आहे की भारतीय जनता पक्षाने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शरद पवारांचा ते पाठिंबा घेणार आहेत का या प्रश्नाचं उत्तर दिलं पाहिजे। ते जर का प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शरद पवारांचा, राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार असतील तर शिवसेना विरोधी पक्षात बसेल। शिवसेना विरोधी पक्षात बसेल। आम्हाला आमच्या तत्वाशी आणि जनतेशी प्रतारणा करायची नाहीये। शेवटी हिंदूंना संपवण्याची भाषा करणारी शक्ती वाढत असताना जर का हिंदुत्ववादी शक्तीमध्ये फूट पाडण्याचं काम करणाऱ्यांच्या सोबत भारतीय जनता पक्ष जाणार असेल तर ते या राज्याचं आणि देशाचं दुर्दैव ठरेल। लेकिन आप अभी रास्ता छोड़ रहे हैं, इसका आप काम नहीं कर रहा। ये दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी अगर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेती है तो ये महाराष्ट्र की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। तो जितनी सारी हिंदुत्ववादी ताकत है वो इकट्ठा रहनी चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्रवादी के साथ जाना चाहती है तो हमारा रास्ता अलग होगा। हम हिंदुत्व की साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर एनसीपी का समर्थन नहीं लिया जाता क्या बाहर से समर्थन देंगे? नाही, मग त्याच्यावरती कारण आज जो काय आम्हाला अनुभव आलेला आहे शेवटी शेवटपर्यंत थांबण्याचा मी प्रयत्न केला, पण शिवसेनेचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान करून
जर का आम्हाला सत्तेत सहभागी व्हायचं असेल तर आम्ही ते घेणार नाही, सत्तेत सहभागी होणार नाही. आम्ही विरोधी पक्षात बसू, पण वाटेल ती लाचारी करून काय सत्तेत जाणार. शिवसेना और महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर बीजेपी अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेती है तो शिवसेना विरोधी दल में बैठने के लिए तैयार है. हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे. जैसे मैंने कहा, देखो जैसे मैंने कहा कि हम भी महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार हमारा पाहिजे, हम चाहते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे और हम समर्थन दे. महाराष्ट्र तोड़ने की बात करे और हम समर्थन दे, मुंबई तोड़ने की बात करे हम समर्थन दे, भगवा आतंकवाद कहने वाले साथ रहे और हम समर्थन दें, ये संभव नहीं है. आज तो हमने हमारा गठ नेता जो है वो डिक्लेयर किया है. 2 दिन अभी बाकी है. कल तो सारे विधायक है, नए जो चुने गए विधायक है वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे. परसों के दिन शायद अध्यक्ष जी का चुनाव होगा और उसके बाद पता चलेगा. लेकिन मैं यही कहता हूं, अगर हमें मंजूर नहीं होगी, ऐसी कुछ बात होगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और हम जनता के साथ रहेंगे. सगळ्या गोष्टी मी वेळेवरती करेन. चिंतेचा संदेश सुद्धा तुम्हाला सांगेन. नेमकं कारण हेच आहे की आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की बाबा केंद्रामध्ये तुम्ही आम्हाला सोबत घ्यायला मागता आहात, पण राज्यामध्ये नातं कसं असेल. नाहीतर आज ते हास्यास्पद झालं असतं की केंद्रात आजच नेमका शपथविधी होता आणि केंद्रात आम्ही शपथ घेतो आणि राज्य आपलं वाऱ्यावर सोडले. तसं नाही, राज्यामध्ये सुद्धा नातं कसं असायला पाहिजे, कसं असेल. मैंने बीजेपी से कहा था कि आप केंद्र में हमको साथ लेना चाहते हैं, लेकिन राज्य में आप हमसे क्यों दूरी बनाए हुए हैं. इस बात को लेकर पहले आप महाराष्ट्र पर कोई फैसला करें, तब हम केंद्र में आएंगे. शपथ घेतली असती त्यांनी. सोपा उपाय. एकाने विचारा ना. होय, मीच थांबवलं. सांगतो तुम्हाला, मीच अनिलला विमानतळावरती थांबवायला सांगितलं होतं. याचं कारण असं की मला राज्यामध्ये नेमकं काय होणार आहे ह्याचं उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत मला केंद्रातल्या सत्तेत रस नाही, आणि आज मला उत्तर मिळालं नाही म्हणून मी अनिलला परत बोलवलेलं आहे. बरोबर तुमची चर्चा सुरू आहे का, म्हणजे सभेमध्ये सहभागी होण्याबाबत किंवा तुम्ही सम्मानजनक. मैंने ही अनिल देसाई जो हमारे सांसद थे शपथ लेने के लिए जो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली पहुंच चुके थे, उनको मैंने ही कहा कि आप वहीं रुकिए और दोबारा फ्लाइट पकड़कर हवाई जहाज के जरिए आप वापस लौट आइए, क्योंकि मैं चाहता था जब तक महाराष्ट्र पर कोई फैसला नहीं होता तब तक हमारे किसी भी सांसद का शपथ लेने का कोई कारण नहीं बनता. तरी शिवसेना अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचत नाहीये. शिवसेनेची भूमिका ही भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर ठरणार आहे. नाही, अजिबात नाही. शिवसैनिकांचं म्हणणं आहे सन्मानाने विरोधी पक्षात बसावं. शिवसैनिक असं समजू नका तुम्हाला मलाही भेटणारे शिवसैनिकच असतात आणि त्यांचं मन ओळखूनच मी पुढे जात असतो. त्याच्यामुळे कृपा करून हा गैरसमज करून घेऊ नका की तुम्हाला भेटणारे शिवसैनिक आहेत. शिवसैनिक हे माझ्यावरती पूर्ण विश्वास ठेवणारे आहेत आणि जे मी काय करतोय ते शिवसेनेच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या हिताचंच करतोय. कुठेही लाचारी पत्करून मी सत्तेत जाणार नाही, कुठेही जाणार. मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मेरा फैसला नहीं, राज्य में मौजूद हमारे तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के मन की सोच पर मैंने फैसला लिया है. याचा अर्थ असा नाही. उद्धवजी, तुम्ही असं म्हणतात की भाजप आणि शरद पवार एकत्र येणार असतील, पण तुमचेही काही नेते शरद पवारांना 2 दिवसापूर्वी भेटलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने भाजपची कोंडी करता येईल सभागृहात याविषयी. पण मग ते भेटले असतील तर मग ते शरद पवार जे काल बोलले की नेते भेटले पण कोणताही रस्ता नाही, म्हणजे काय वाढदिवसाला भेटले होते का? काहीतरी बोलायचं आणि आपण त्याच्यावर चर्चा करायची. मला भेटायचं असेल तर मी उघड भेटेन आणि माझी भूमिका मी उघड मांडेन. मला चोरीमारी करून भेटायची सवय नाही. सवाल एक ये है कि सुरेश प्रभु जो आपके पार्टी के मैं किसी भी पार्टी के दल के अध्यक्ष से चोरी छुपे नहीं मिल सकता. मुझे अगर मिलना होगा तो मैं खुले तौर पर जनता के बीच में जाकर मिलूंगा. जरूर. सारे सवालों का जवाब मेरे पास है. पहले जो सवाल आपने किया पहला जो सवाल किया उसका उत्तर यही है कि आज भी मुझे वो दिन याद है
जब अटल जी की सरकार पहली बार आई थी, 13 दिन की वो सरकार थी, और अटल जी का फोन आया था बाला साहब को कि बाला साहब आपकी ओर से आप किसे मंत्री बनाना चाहते हो, तो बाला साहब ने सुरेश प्रभु जी का नाम दिया था। दुर्भाग्य की बात है आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। खास कर वो 13 दिन की सरकार 13 दिन के बाद तो गिर गई, और वो गिराने वाले थे शरद पवार, और आज शरद पवार के साथ भाजपा को चाहिए। और इसीलिए जैसे सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं वैसा ही सवाल आप बीजेपी को भी पूछिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई जरूरत है, ना ही मेरी मजबूरी है। मैं तो अकेला चलो रे आज तो चलता आया हूं, आगे भी जा सकता हूं। सिर्फ ये हर एक की नीति कैसी है वो साफ दिखाई दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जिस शरद पवार जी ने अटल जी की सरकार उस वक्त गिराई थी, वो गोमांगों ने विरोधी मत दिया था, तो वो अगर उनके साथ निभाना चाहते तो निभाएं, हम अपना रास्ता हम आगे तो तुम्हाला कळेल ना त्या दिवशी। एक मिनिट जरा थांबा, तुम्हाला घाई असली तरी मला घाई नाहीये, कारण एक जरा थांबा ना, सत्तेत गेलो तरी मंत्रीपद मिळणार आहे का तुम्हाला? नाही, जरा थांबा ना। मला असं वाटतं की सगळ्या गोष्टीचा आत्ताच्या आत्ता निकाल लागला पाहिजे अशातला भाग नाहीये। तुम्हाला जो शेवटचा प्रश्न होता साहिल, त्याचा शेवटचा प्रश्न, हा गीतेचा संदेश सुद्धा काय आहे तो तुम्हाला लवकर कळेल। भाजपच्या आधी विश्वासदर्शक ठरावामध्ये आता पुढे काय म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं गीतेचा संदेश सुद्धा लवकरच तुम्हाला कळेल। शिवसेना एनडीए मध्ये राहणार का, इथे राजीनामा देणार की केंद्रीय मंत्रिमंडळात राहणार, तेच प्रश्न आहे। गीतेचा संदेश काय अनंत गीते के बारे में भी क्या फैसला होगा ये बहुत जल्द आपको पता चलेगा, थोड़ा इंतजार करिए। नाही एक मिनिट तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, याच्यामध्ये आजपर्यंत जे आम्ही निर्णय घेतलेले आहेत याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आम्ही सत्तेला लाचार नाही। केवळ आणि केवळ एका गोष्टीसाठी थोडा जो काही मी तुम्हाला संयम दाखवतोय असं वाटतं तो एवढ्यासाठीच आहे कि महाराष्ट्र में आज तक हमने अभी तक जो भी निर्णय लिए हैं वो हम सत्ता के सामने लाचार नहीं, ये साफ दिखाई देता है। करण्याची आज गरज आहे। केवळ त्याच्यासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींचं विभाजन होऊ नये ही आमची आज सुद्धा जो भी निर्णय लिए हैं वो हम सत्ता के सामने लाचार नहीं, ये साफ दिखाई देता है। करण्याची आज गरज आहे। केवळ त्याच्यासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींचं विभाजन होऊ नये ही आमची आज सुद्धा एक अपेक्षा आहे। दुर्दैवाने जर का ते विभाजन झालं तरी शिवसेना हिंदुत्व सोडणार नाही, हिंदूंची बाजू सोडणार नाही। शिवसेना ही कट्टर प्रखर हिंदुत्ववादी संघटना शिवसेना म्हणून काम करेल, त्याच्यामध्ये दुमत राहणार नाही। आणि अशा वेळेला जर भारतीय जनता पक्ष हे आज महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार की जरूरत है और ऐसे में हिंदूवादी ताकतें अगर अलग होंगी तो इसका मुझे दुख होगा। हम अब भी नहीं चाहते हिंदूवादी सोच के दो दल अलग हों। दोन पक्ष हे हिंदूंच्या बाजूने जाणार की हिंदुत्वाच्या विरोधात जाणार त्याचं उत्तर मागणार हे प्रश्न आहेत। आणि जसं मी उत्तर दिलंय तसं भारतीय जनता पक्षाकडनं सुद्धा याचं उत्तर मला अपेक्षित। उद्धव ठाकरे को आप सीधे सुन रहे थे। शिवसेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव लगातार जारी है और इस वक्त हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बकायदा आपको मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करके बता भी रहे थे। मनीष जी, लेकिन सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, क्या 48 घंटे का बीजेपी को अल्टीमेटम दिया गया है शिवसेना की ओर से कि 48 घंटे में अपनी स्थिति साफ करें वरना ये शिवसेना विपक्ष में बैठेगी? देखिए चित्रा, जैसा हमेशा कहा जाता है कि दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि जब हम सामने मिले तो आंखों में हया ना आए। तो यही ऐसा उद्धव ठाकरे ने भी अभी गुंजाइश रखी हुई है। आप देखिए इन 48 घंटों में अगर बीजेपी का मन पिघलता है, बीजेपी को ये लगता है कि हालात यहाँ पर बीजेपी के लिए पेचीदा हो जाएंगे, तो उस सूरत में, उस स्थिति में फिर शिवसेना से बातचीत की जा सकती है। देखिए केंद्रीय मंत्री अनंत गीते को लेकर अभी उद्धव ठाकरे शांत है। अगर उद्धव ठाकरे अपनी तलखी और बीजेपी को आंखें तरेना चाहते तो सबसे पहला काम करते कि अनंत गीते से इस्तीफा देते, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी गुंजाइश बनाए हुए हैं कि शायद 48 घंटे में बात बने।
शायद 48 घंटे में कोई बीजेपी का नेता सामने आकर शिवसेना से बात करे और ये बताए कि हाँ, हम आपकी ये शर्तें मानने को तैयार हैं, थोड़ा आप भी झुके, एक कदम आप चलें, एक कदम हम चलें। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चित्रा, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे अब भी पूरी तौर पर ये नहीं चाहते हैं कि ये गठबंधन पूरे तौर पर टूट जाए। वो बात निशाना साध रहे हैं एनसीपी पर, शरद पवार पर, बीजेपी से कह रहे हैं कि आप उनसे समर्थन क्यों ले रहे हैं, आप हमारे से बात क्यों नहीं करते। बीजेपी को ये वो अल्टीमेटम एक तरह से ये मान के चलिए कि वो उनको संदेश देना चाह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि उनको दूर रखिए, आप हमसे बात करिए। बिल्कुल मनीष जी, जो बातें उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई उससे यही समझ में आता है कि असमंजस की स्थिति इस वक्त शिवसेना के अंदर बनी हुई है और किसी एक ठोस नतीजे पर वो नहीं पहुंच पा रही। असमंजस और बहुत भ्रामक स्थिति बनी हुई है, क्या करें क्या ना करें। देखिए, हमेशा मैं जो कहता रहा हूं चित्रा, इसमें उद्धव ठाकरे और शिवसेना का बड़ा नुकसान होता दिखाई देता है। अगर आप बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सरकार में समर्थन देकर उस सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो आपको बीएमसी, जो कि किसी एक छोटे राज्य का, प्रदेश का बजट रखने वाली बीएमसी से उसको हाथ धोना पड़ेगा, मुंबई से सटे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हाथ धोना पड़ेगा, केंद्र के एनडीए से आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। जब आप सत्ता से अगर 5 साल के लिए बाहर हो जाएंगे तो आखिर आपकी राजनीति आप कैसे करेंगे। आपको ये जानकारी है कि आप अपना पक्ष मजबूती से तभी रख पाएंगे जब आप सत्ता में रहेंगे। लेकिन इन सारी बातों को सोच समझकर ही उद्धव ठाकरे एक गुंजाइश की फिर एक कोशिश करने की कोशिश की है कि हम पूरे तौर पर आज से दूर नहीं जा रहे, लेकिन आपको संकेत साफ दे रहे हैं कि अब हम दूर होना चाहते हैं, दूरी बन गई है, लेकिन तब भी एक छोटी सी कोशिश अगर कोई करेगा तो हो सकता है कि ये दोनों 12 तारीख के देवेंद्र फडणवीस के विश्वास मत के प्रस्ताव पर साथ आ जाएं। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे आपको थोड़ा भी झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं बीजेपी उसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और इन सब के बीच अब वो ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि दरअसल बीजेपी एनसीपी के समर्थन से विश्वास मत हासिल करने जा रही है 12 तारीख को, और शिवसेना अब विपक्ष में बैठेगी। इसीलिए अब एनसीपी एक ऐसा मुद्दा हो गया है, एनसीपी एक ऐसा दल हो गया है, एनसीपी के नेता एक ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए हैं जिसको लेकर इधर बीजेपी अपनी चुप्पी बनाए हुए है और इधर उद्धव ठाकरे आग उगल रहे हैं। उद्धव ठाकरे एनसीपी को दूर रखकर बीजेपी से बात करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि बीजेपी के पास उनके मुकाबले आंकड़े दोगुना है, और इन दोगुने आंकड़ों के साथ अगर एनसीपी सदन से बाहर भी रहती है तो बीजेपी विश्वास मत हासिल कर लेगी। इस बात से बौखला कर उद्धव ठाकरे ये कोशिश और गुंजाइश बनाने की जुगत में लगे हुए हैं कि अब भी बीजेपी अगर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाए तो ये खुद लपक कर उनके साथ हो जाएंगे। थोड़ी बातों पर अब भी बातचीत हो सकती है, गुंजाइश अब भी बनी हुई है, क्योंकि पूरे तौर पर उद्धव ठाकरे ने ये नहीं कहा कि हम समर्थन देंगे ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी को आप दूर रखिए, एनसीपी की आप परोक्ष अपरोक्ष रूप से अगर समर्थन लेने की बात करते हैं तो हम विरोध में बैठेंगे, हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे। लेकिन अब भी गुंजाइश बनी हुई है चित्रा। उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि एनसीपी को बीजेपी अगर साथ लेके चलती है तो महाराष्ट्र प्रदेश की जनता को, जनादेश को, उनको जवाब देना पड़ेगा कि बीजेपी के वो सारे कद्दावर नेता पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक एक कर पानी पी पी कर एनसीपी को कोसते थे, और प्रधानमंत्री खुद जो आदर्श और भ्रष्टाचार की बात करते हैं उन्होंने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी तक कह दिया था। तो इस सूरत में बीजेपी को भी जवाब देना है, अपनी साफ गोई भी रखनी है, लेकिन सियासत असीम संभावनाएं नहीं, अब अनैतिक संभावनाओं का खेल बनता दिखाई दे रहा है। मनीष जी, उद्धव ठाकरे की ओर से ये भी कहा गया है कि हमें किसी पद का लालच नहीं है, लेकिन दरअसल ये सारा किस्सा कुर्सी के लिए ही चल रहा है, और इस वक्त एनसीपी वोटिंग के वक्त अगर गैर हाजिर रहे तो सूरत क्या बनती है वो हम आंकड़े के जरिए आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा बहुमत साबित करना, और इस वजह से बार बार कहीं न कहीं ये इंप्रेशन महाराष्ट्र की जनता पर डालना चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि दरअसल बीजेपी एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन माना यह जा रहा था सुरेश प्रभु को लेकर, जो शिवसेना के नेता थे, उन्होंने आज ही कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, उनको लेकर हो सकता है उन्हें पार्टी से निकाल देते या कुछ बड़ा ऐलान करते, उनको लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से कुछ नहीं कहा गया। देखिए, दो बातें उद्धव ठाकरे साफ करना चाह रहे हैं। मन मन भावे मूड हिलावे। मन तो कर रहा है कि सत्ता में आ जाएं, लेकिन तलखी भी दिखानी है। अपने मरहूम पिता बाला साहब ठाकरे की
तेवर होते थे उन तेवरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें वो बचा कर रख रहे हैं। वो अभी सुरेश प्रभु पर भी नहीं बोल रहे। सुरेश प्रभु पर हालांकि शिवसेना के कई नेताओं ने इस बात का ऐतराज किया और उनको पार्टी से निकाल दिए जाने की बात तक कही है। अब चूंकि ये सारी बातें साफ हो गई हैं कि सुरेश प्रभु ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ले ली है, उसके साथ साथ अब वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो गए। तो इस सूरत में अब उद्धव ठाकरे के लिए अगर बीजेपी को कड़ा संदेश, कड़ा जवाब देना था तो सबसे पहले उनको अनंत गीते को एनडीए से बाहर करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जिसको लेकर तमाम अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे। सूत्रों के जरिए खबर आ रही थी कि अनंत गीते को शाम तक इस्तीफा देने के लिए कह दिया जाएगा, लेकिन सत्ता की मजबूरी और लाचारी देखिए चित्रा। उद्धव ठाकरे अभी भी गुंजाइश बनाकर चल रहे हैं, अभी भी कोई चित्र उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है चित्रा। अभी भी भ्रम जारी है, संभ्रम जारी है और ये समझ नहीं आ रहा कि किस ओर जाएं, क्या करें क्या ना करें। उद्धव ठाकरे अब भी इस सोच में बैठे हुए हैं कि शायद बीजेपी सामने से आएगी और कहेगी कि आप जो मांग रहे हैं, अब शिवसेना की जो मांग है वो मांग है 6 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री, जिसको लेकर बीजेपी हमेशा तकरार बनी हुई है, टकराव बना हुआ है, टकराव बढ़ रहा है, लेकिन गुंजाइश अब भी जारी है। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति हम दिखा रहे हैं। बीजेपी प्लस 122, शिवसेना के पास कुल 62 सांसद हैं, एनसीपी के 41, कांग्रेस के 42, एमएनएस के 1 और अन्य 20। और इस तरह से बीजेपी दरअसल अगर एनसीपी के ये तमाम 41 जो विधायक हैं वो गैर हाजिर रहते हैं तो बीजेपी आराम से अल्पमत की सरकार बना सकती है, सदन में विश्वास मत हासिल कर सकती है। इसी वजह से शिवसेना कहीं न कहीं पेंच फंसा कर रखना चाहती है। बीजेपी शिवसेना सरकार की सूरत क्या हो सकती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, बहुमत के लिए 145 चाहिए। बीजेपी प्लस 123, शिवसेना 63 और इस तरह से 166 सदस्य कुल विधायक हो जाते हैं, यानी कि बहुमत से 41 अधिक 186 ये कुल सदस्य हो गए। लेकिन यहां पर शिवसेना को लेकर बीजेपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है और इसी असमंजस की स्थिति का सामना इस वक्त शिवसेना के सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से जरूर की गई, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज नजर आए कि दरअसल बीजेपी को लेकर आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति उनको दिखाई दे रही है। और यही सवाल मनीष जी आपसे है, दरअसल फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब रह जाता है क्या? क्योंकि आज जिस तरह से अनिल देसाई जो कि मंत्री बनने वाले थे, बाकायदा शपथ ग्रहण उनका होना था, उन्हें वापस बुला लेती है शिवसेना, तो माना जा रहा था कि शाम तक कोई बड़ा ऐलान यानी कि विपक्ष में बैठने का ऐलान उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, लेकिन उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया। देखिए वो अभी ये मान के रहे हैं कि हो सकता है शायद बात बन जाए। जो तुनक मिजाजी उन्होंने दिखाई, एक तो परिपक्वता को भी ये दर्शाता है कि नेता कोई फैसला नहीं ले पा रहा। एक ऐसी पार्टी जो कि आपको ये कहती है, एकवीरा के मंदिर में जब अब से 4 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे अपने 63 विधायकों के साथ गए थे तो वहां पर उन्होंने एकवीरा देवी के चरणों में माथा टेक कर कहा मैं अगली बार आऊंगा तो 180 विधायक लेकर आऊंगा। तो ऐसा नेता जो सोचता है कि 180 विधायकों के साथ वो महाराष्ट्र में अपने नेतृत्व वाली सरकार बनाए, वो फैसला नहीं ले पाता, उसकी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई नहीं देती कि एक बार सांसद जाता है फिर हवाई अड्डे से वापस बुलवा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अभी वो स्थिति पैदा नहीं हो पाई है जब वो एक बार जो फैसला करें अड़िग होकर उसी पर बने रहें और सामने वाले को, जैसे कि बाला साहब किया करते थे, बाला साहब का शब्द, निकला हुआ शब्द ये मान लिया जाता था कि यही ब्रह्म वाक्य होगा और अब वो इससे नहीं डिगेंगे, लेकिन वो उद्धव ठाकरे में दिखाई नहीं दे। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे क्या करें क्या ना करें, कैसा करें कब करें, इसी पेच में उलझे हुए हैं। ना तो उनके पास सलाहकार की ऐसी स्थिति बची है, लोगों का ये कहना है। शिवसेना के भीतर भी एक गुट है, आपको ये समझना होगा चित्रा की शिवसेना के भीतर भी एक गुट है जो उद्धव ठाकरे की इस कार्यशैली को लेकर हमेशा। लेकिन ये बताइए 48 घंटे का जो अल्टीमेटम बीजेपी को दिया गया है उद्धव ठाकरे की ओर से, आपको लगता है क्या कि बीजेपी 48 घंटे के भीतर डर के मारे कोई फैसला ले लेगी? देखिए ये समझना होगा, बीजेपी फैसला, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में थे, शपथ समारोह में थे, उसके बाद उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह से मुलाकात में यही सारी बातों पर विस्तृत चर्चा हुई। और आप एक खास बात देखिए, दोनों दलों के बीच में दावे और ताल तो ठोकते रहे ये अपने 25 साल की दोस्ती और रिश्तों को, लेकिन प्रचार से लेकर अभी तक ये जो भी बातें करते हैं, जो भी बातें ये अपने दूसरे दल को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं,
कहना चाहते हैं वो सब कुछ मीडिया के चलिए जरिए मनीष जी, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगी। एनसीपी वोटिंग के वक्त गैर हाजिर रहती है तो तस्वीर कैसी बनेगी वो भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया। और एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सामने तो आए, लेकिन असमंजस की वही स्थिति जो पिछले कई दिनों से हम देख पा रहे हैं, यानी कि शिवसेना निर्णय नहीं ले पा रही है कि बीजेपी के साथ जाए या फिर नहीं जाए, और इसी वजह से 48 घंटे का दिया गया है अल्टीमेटम। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।